Hello everyone and good morning. My name is Vivek Sharma and today we're going to discuss about most important issues of the day. पहले हम इसरो के एक मिशन स्पेस डेक्स के बारे में बात करेंगे, दैट इज SPADEX। ये मिशन डॉकिंग से रिलेटेड है, तो हम यहां पर एक कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे और इसके इंपॉर्टेंस को भी समझेंगे। यहां पर ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इकोनॉमी में हम रुपये की वीकनिंग के बारे में बात करेंगे, इसका इंडियन इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट होगा और क्या हमारे लिए वे फॉरवर्ड हो सकता है, तो वे आउट हो सकता है, उसको भी डिस्कस करेंगे। फिर इंडिया सिंगापुर रिलेशन के बारे में हमारी डिस्कशन रहेगी एंड इंडोनेशिया और इंडिया के रिलेशन के बारे में हमारी डिस्कशन रहेगी। आइए शुरुआत करते हैं, इन आर्टिकल्स को एक एक करके हम समझते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको समझना होगा कि दिसंबर मंथ में इसरो ने एक मिशन लॉन्च किया जिसको हम नाम देते हैं PSLV C60 मिशन। इस मिशन को ऑफिशियली नाम दिया गया था SPADEX, SPADEX। इस मिशन में हम डॉकिंग फैसिलिटी को कहीं ना कहीं अपनी दुरुस्त करना चाहते थे, चेक करना चाहते थे। अब डॉकिंग क्या होती है? मान लीजिए ये अर्थ है, अर्थ के आसपास हमने एक सैटेलाइट प्लेस की। मान लीजिए ये सैटेलाइट A है और एक और सैटेलाइट प्लेस की जिसको नाम दिया B। ये इन ऑर्बिट आपस में कंबाइन करें यानी ज्वाइन करें और एक सिंगल आपकी सैटेलाइट की तरह ये अपने फंक्शंस को परफॉर्म करे, ये आपकी डॉकिंग कहलाती है। मतलब दो सिस्टम एक होके एक साथ काम करें इन ऑर्बिट, अगर इसे आप अचीव करते हैं तो ये डॉकिंग कहलाता है। अब डॉकिंग की जो कैपेबिलिटीज है दुनिया में सिर्फ 4 ही कंट्री के पास है, यानी हम 4th कंट्री बने हैं। इससे पहले ये फैसिलिटी यूएस के पास थी, रशिया के पास थी एंड इवन चाइना के पास भी थी। तो मतलब हम अब 4थी कंट्री यहां पर बन गए हैं जिसके पास ऐसी कैपेबिलिटी एग्जिस्ट करती है। अब इसके क्या बेनिफिट हैं यह भी समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस रिजल्ट का बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ने वाला है हमारे फ्यूचर मिशन के ऊपर। जैसे मान लीजिए कल को हम अपना खुद का एक स्पेस स्टेशन लॉन्च करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको मल्टीपल लॉन्चेस करने पड़ेंगे। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि स्पेस स्टेशन को एक ही बारी में लॉन्च किया जाए, बिकॉज ये बहुत ज्यादा हैवी होता है एंड इट विल बी प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल फॉर वन लॉन्च टू हैंडल सच काइंड ऑफ वेट। तो यहां पर क्या किया जाता है, इसको मल्टीपल पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं और जिसको बाद में डॉकिंग के थ्रू आप एक दूसरे से कंबाइन कर देते हैं ताकि एक आपका स्पेस स्टेशन बन सके। अब फ्यूचर में हम भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के बारे में बात करें तो उसमें यह हेल्प करेगा। सेकंड, आप ह्यूमन मिशन के बारे में बात करते हो तो ह्यूमन मिशंस के लिए भी ये हेल्प करेगा, खासकर आपके जो इंटरप्लैनेटरी मिशंस जो होंगे, यानी एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट के ऊपर हमारे जो मिशंस जाने होंगे उसमें ये आपकी हेल्प करेगा। आपको इन ऑर्बिट अगर अपनी सैटेलाइट को रिपेयर करना है उसमें हेल्प कर सकता है, आपको सैटेलाइट्स या किसी चीज को रिफ्यूल करना है उसमें हेल्प कर सकता है, जिससे स्पेस डिब्री आपकी कम होगी। तो ये सभी चीजें आप यहां पर अचीव कर पाएंगे विद दिस डॉकिंग एक्सपेरिमेंटेशन। अब यहां पे एक चीज आपको जो समझनी है, इस मिशन में 2 कंपोनेंट थे मेजर। वन वाज चेसर SDX-01 के नाम से जाना जाता है एंड टारगेट SDX-02 के नाम से जाना जाता है। चेसर आपका एक हायर रेजोल्यूशन कैमरा है, वेयर एज जो आपका SDX-02 टारगेट है ये एक मिनिएचर मल्टी स्पेक्टोरल पेलोड है एंड यहां पर रेडिएशन मॉनिटरिंग भी ये करता है। अब इसका जो दोनों सैटेलाइट का वेट था वो अप्रोक्सीमेटली 200 किलो के आसपास था। इसे लोअर अर्थ ऑर्बिट में 470 किलोमीटर की हाइट पे प्लेस किया गया एंड विद इक्वेटर के साथ इसकी इंक्लिनेशन ऑलमोस्ट 55 डिग्री रही। तो ये इस मिशन के बारे में आपको मेजर बातें याद रखनी है। अब बात करते हैं यहां पर क्या इंपैक्ट हो सकता है रुपये की वीकनिंग का। अब सबसे पहले आपको यहां पे एक कॉन्सेप्ट समझना होगा कि रीसेंट टाइम में हुआ क्या और क्या हमें देखने को मिल रहा है। सबसे पहली बात, डॉलर के कंपैरेटिवली जो रुपये है वो वीक होता जा रहा है। कहते जी इस वीक होने के पीछे क्या कारण है? कहते जी सबसे पहले तो आउटफ्लो जो है मनी का वो सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल रीजन है। चाहे आप FII की बात करें या श्रिंक होती FDI की बात करें,
ये दोनों ऐसे रीजन है जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। होता क्या है, जनरली जब आपकी डॉलर की डिमांड किसी इकोनॉमी में इंक्रीज करती है या रुपी अपनी वैल्यू खोता जाता है, तब ये आपकी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अब डॉलर की डिमांड कैसे इंक्रीज हो सकती है? जैसे मान लीजिए अगर डॉलर की सर्कुलेशन इकोनॉमी में कम हो जाए या बाय चांस आपका इंपोर्ट्स इंक्रीज हो जाए, तो ऐसे केसेस में तो आउटफ्लो जो है उसकी वजह से डॉलर इंडिया में, पहली बात तो एफडीआई और एफआईआई आ नहीं रही है, उल्टा जा रही है, तो डॉलर की कमी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से रुपये के कंपैरेटिवली डॉलर और ज्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है। दूसरी चीज, हमारे जो इंपोर्ट बिल्स हैं, इंपोर्ट बिल्स भी लगातार इंक्रीज हो रहे हैं, और जिसमें आप देखते हो करंट अकाउंट डेफिसिट एक मेजर रोल प्ले करता है। तो इस वजह से भी डॉलर की जो डिमांड है वो इंक्रीज होती जा रही है इकोनॉमी के अंदर बिल्स को पे करने के लिए। तो यहां पर पहली चीज जो आपको याद रखनी है, हमारे सामने जो प्रॉब्लम है वो ये है कि भाई कैपिटल आउटफ्लो देखने को मिल रहा है, आपके इंपोर्ट की कॉस्ट इंक्रीज होती जा रही है, एंड साथ के साथ आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी वो भी एक मेजर रीजन है जिसकी वजह से आपको ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर डॉलर का इनफ्लो कम होता दिख रहा है और रुपी आपका वीक होता हुआ दिख रहा है। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज नॉमिनल एक्सचेंज रेट। अब नॉमिनल एक्सचेंज रेट को आप कैसे लिखते हो? NEER। लेट्स से टेक एन एग्जांपल ऑफ इंडिया। इंडिया के कई सारे ट्रेडिंग पार्टनर होंगे, जैसे यूएस है, चाइना है, देन वी हैव यूरोपियन यूनियन, यूके एंड मेनी मोर कंट्रीज। अब इन कंट्री का कितना शेयर है, मतलब कितनी परसेंटेज शेयर है हमारे एक्सपोर्ट बास्केट में, या आप ये कह सकते हो हमारी ट्रेड बास्केट में, इसके बेसिस पे हम इन्हें क्या कर देते, इवेल्युएट करते, और उसी के अकॉर्डिंगली इन करेंसीज को हम प्लेस करते हैं। मतलब यहां पर अगर आप नीर की बात करें, ये एक वेटेड एवरेज आपकी क्या है, एक इंडेक्स है जो कि वेटेड एवरेज बताता है बायलैटरल एक्सचेंज रेट्स को आपके ट्रेडिंग पार्टनर्स के साथ। तो यहां पर जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि भाई ये सारे हमारे ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, तो इनके जैसे इंडियन रुपी और डॉलर के बीच में क्या चल रहा है, जैसे 85 है, तो इसको यहां पर उस अकॉर्डिंगली रख लिया। फिर वो पूरी एक हम इंडेक्स क्रिएट कर देंगे जिसमें सभी के शेयर्स को उनके एक्सचेंज रेट के साथ हम कहीं ना कहीं कैपेबल आप एडजस्ट करके यहां पर एक नॉमिनल एक्सचेंज रेट बना देते हैं। मींस यहां पर कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपके जितने भी ट्रेडिंग पार्टनर्स होंगे, उन सभी ट्रेडिंग पार्टनर्स के साथ आप क्या करोगे, अपनी करेंसी की एक इंडेक्स क्रिएट करोगे कि हमारी क्या पैरिटी चल रही है उनके साथ। अब व्हाट इज रियल एक्सचेंज रेट? रियल एक्सचेंज रेट नॉमिनल से थोड़ा अलग हो जाता है। रियल एक्सचेंज रेट में हम रिलेटिव प्राइस और कॉस्ट को एडजस्ट करते हैं, यानी इसे हम इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट कर देते हैं। तो ये दोनों आपके एक ऐसे मेजर्स हैं जिसके थ्रू आप एक्चुअल में ये समझते हो कि भाई हम अपनी एक्सपोर्ट की कॉम्पिटिटिवनेस खो रहे हैं या गेन कर रहे हैं। तो अगर आपका रियल एक्सचेंज रेट जो है इन इंडाइसेस में आपको इंक्रीज देखने को मिल रहा है, तो आपकी एक्सपोर्ट कैपेबिलिटीज, कॉम्पिटिटिवनेस डिक्रीज करेगी, यानी डोमेस्टिक गुड्स आपके ज्यादा एक्सपेंसिव है एज कंपेयर टू द फॉरेन गुड्स। अब यहां पे हमने 40 करेंसीज को इन इंडिकेटर्स में, इंडाइसेस में इंक्लूड किया हुआ है जो हमारे मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं। उसके अकॉर्डिंगली नॉमिनल और रियल एक्सचेंज रेट हम डिसाइड करते हैं। अब एक्सचेंज रेट 3 तरीके से आपका डिसाइड होता है। वन इज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, कि भाई सेंट्रल बैंक ने कह दिया कि 1 रुपी आपका इक्विवेलेंट है कितने, कहते हैं जी $40 के। तो ये आपके सेंट्रल बैंक जहां पर एक कांस्टेंट एक्सचेंज रेट को मेंटेन करता है, बाय और सेल करता है फॉरेन रिजर्व्स को, आपका ये जो रेट है इसे कहते हैं हम फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। अब फ्लोटिंग में क्या होता है, आपने मार्केट के हाथ में छोड़ दिया कि भाई ठीक है, आपका लेट्स से यहां पर $1 जो है, जो $1 की कीमत है वो मार्केट में कितनी डॉलर की डिमांड है और कितनी डॉलर की सप्लाई है, उसके अकॉर्डिंगली खुद से एडजस्ट एक इक्विलिब्रियम बनाएगा विद रिस्पेक्ट टू इंडियन रुपी। तो यहां पर अभी के टाइम पे ये जैसे 85 चल रहा है, 85 पॉइंट कुछ, तो ये मार्केट ड्रिवन है
कि भाई मार्केट इसको डिस्कवर करती है विद डिमांड एंड सप्लाई ऑफ रिस्पेक्टिव करेंसी। अब तीसरा होता है आपका हाइब्रिड। हाइब्रिड बहुत सिंपल सा मेथड है, जहां पर आप कहते हो कि भी सेंट्रल बैंक कभी कभार बीच में इंटरप्रेट करते हैं। जैसे हमने अभी हाइब्रिड मॉडल को ही अडॉप्ट कर रखा है, जहां पर कभी कभी आपका सेंट्रल बैंक बीच में इंटरफेयर करता है, यूजुअली नहीं करेगा, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में वो नहीं करेगा। अब इसके क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव देखने को मिलते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपका जो रुपी है वो डेप्रिशिएट करता है, तो इससे आपका नेट एक्सपोर्ट बूस्ट होगा। बूस्ट कैसे होगा? जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक आईफोन है, आईफोन की इंडिया में जो कीमत है यूएस के अकॉर्डिंगली वो $1000 की चल रही है। अब $1000 के पहले मेरे को 84 रुपीज के हिसाब से 84,000 रुपीज मिल रहे थे, बट अभी डॉलर के मुकाबले इंडियन रुपी वीक हुआ, तो अब सेम चीज के मेरे को 85,000 रुपीज मिल रहे हैं। तो मतलब यहां पर मैं सेम ही चीज को एक्सपोर्ट कर रहा हूं, बट उसकी जो मेरे को बेनिफिट है वो इंक्रीज हो जाएंगे। तो इससे टेक्सटाइल, आईटी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आपका बूस्ट होगा। इन एडिशन टू दिस, ये कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट बूस्ट होगा, तो जीडीपी के ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट भी आएगा। बट इसके कई नेगेटिव इंपैक्ट भी हैं, क्योंकि पॉजिटिव सिर्फ एक है। अब देखिए, इंडिया एक इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री है। जैसे हम क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करते हैं, अब क्रूड ऑयल की जो पेमेंट्स होती हैं वो पेमेंट्स होती हैं डॉलर में। अब अगर डॉलर आपका और ज्यादा स्ट्रांग होता गया, दैट मींस आपके आने वाले समय में प्रॉब्लम ये रहेगी कि आपके इंपोर्ट बिल्स महंगे हो जाएंगे। अब इंपोर्ट महंगे हो जाएंगे, कॉस्टली हो जाएंगे, तो इसका मतलब आपकी इनपुट कॉस्ट इंक्रीज होगी, जिससे इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आएगी एंड लोगों की रियल इनकम इससे रिड्यूस हो जाएगी, जिससे परचेजिंग पावर उनकी रिड्यूस होती जाएगी। मोर ओवर कॉस्ट प्रेशर कहीं ना कहीं इकोनॉमी में स्लो डाउन का भी एक रीजन बन सकता है। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, जो कि आपको यहां पे पता होना चाहिए। इवन आपके करंट अकाउंट डेफिसिट को भी ये कॉज कर सकता है ओवर पीरियड ऑफ टाइम। तो ये चीजें हैं जो आपको यहां पे याद रखनी है। अब इसको ठीक करने के लिए आपको क्या करना होगा? आप अपने पॉलिसी फ्रेमवर्क के ऊपर फोकस कीजिए, यानी कैसे आप एफडीआई, एफआईआई को और ज्यादा अट्रैक्ट कर सकते हैं। आप उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी लाइए, कंसिस्टेंसी लाइए एंड अपनी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाइए, ताकि आपके एक्सपोर्ट्स बढ़े। देन आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए, जहां पर अगर आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर पाएंगे तो इकोनॉमी में इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। देन एक्सपोर्ट को बूस्ट करना तो मैंने आपको बता ही दिया। आप फोकस कीजिए डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर, एनर्जी खासकर, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम क्रूड ऑयल के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, तो व्हाट वी कैन डू इज रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर स्विच कीजिए धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और कुछ आपको स्ट्रक्चरल रिफॉर्म भी करने पड़ेंगे इकोनॉमी में, ताकि ओवरऑल हम अपनी इकोनॉमी को और ज्यादा स्ट्रांग कर सके एंड इंडियन इकोनॉमी का जितना एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा, उसकी जो वैल्यू है, इकोनॉमी की रुपी की वैल्यू है, जो डिमांड है, वो इंक्रीज होगी। तो उससे आप इस चीज को काउंटर कर पाएंगे। अब बात करते हैं सिंगापुर और इंडिया की। तो सिंगापुर टू हेल्प इंडिया सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। अभी रिसेंटली सिंगापुर के जो प्रेसिडेंट हैं वो इंडिया के विजिट पे आए हैं एंड इन्होंने कहा कि हम डिजिटल टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर, इन 3 सेक्टर्स में इंडिया के साथ अपने रिलेशंस को और ज्यादा बूस्ट करेंगे। अब एक समय वो था जब अंग्रेजों के टाइम पे सिंगापुर को अंग्रेज यहां कोलकाता से, यानी जो आपकी बंगाल प्रेसिडेंसी थी, वहां से कंट्रोल किया करते थे। तो मतलब सिंगापुर का जो ट्रेडिंग स्टेशन था 1819 से लेके ऑलमोस्ट लाइक 1867 तक आपका यहीं से कंट्रोल होता था कॉलोनियल एरा में। कहां से? आपके बंगाल से, यानी कोलकाता से। देन पोस्ट इंडिपेंडेंस भी हम पहली ऐसी कंट्री थे जिन्होंने सिंगापुर को रिकॉग्नाइज किया। बट ये अभी हाल फिलहाल की बात हो रही है। इंडिया और सिंगापुर के जो रिलेशंस हैं वो सालों साल पुराने हैं। बुद्धिज्म से आप एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, इवन कल्चरल प्रैक्टिसेस, कमर्शियल प्रैक्टिसेस, पीपल टू पीपल टाई हमारे काफी अच्छे हैं। अगर आप इंडियन डायस्पोरा की बात करें तो 9% डायस्पोरा जो है आपका, जो सिंगापुर में देखने को मिलता है, वो इंडियन ही है। तो यहां पर आप समझ के चलो कि भाई सिंगापुर वैसे भी हमारे लिए रेमिटेंसेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ना केवल वो रेमिटेंसेस देता है, प्लस इंडिया के अंदर एफडीआई का वन ऑफ द लार्जेस्ट सिंगल सोर्स है।
इवन आसियान कंट्री की अगर बात की जाए तो आसियान कंट्री में सबसे लार्जेस्ट और ऑल ओवर द वर्ल्ड 6th लार्जेस्ट हमारा ट्रेडिंग पार्टनर है। तो सिंगापुर इस वजह से भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड अगर हम देखें तो यहां पर आपको यह भी समझना होगा कि आज की डेट में हम कुछ की इनिशिएटिव इनके साथ स्टार्ट किए, जैसे कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एग्रीमेंट किया हुआ है 2005 से ही, जहां पर ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कैसे बेटर वे में परफॉर्म कर सकें। इंडिया सिंगापुर काफी सारी कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहे हैं, जैसे इंडिया सिंगापुर बिजनेस फोरम, इंडिया सिंगापुर सीईओ फोरम, ताकि आपस में हम जो रिलेशंस हैं उनको और बेटर कर सकें। देन यहां पर आपको याद रखना है कि भाई जो सेमीकंडक्टर्स हैं ये ऑलमोस्ट 10% आपकी सिंगापुर इसमें कंट्रीब्यूट करता है वर्ल्ड की इकोनॉमी में। एंड ये काफी आप ये मान के चलो कि इंडिया के अंदर सेमीकंडक्टर्स के रॉ मटेरियल्स भी अवेलेबिलिटी ठीक ठाक है एंड इंडिया के पास लेबर भी काफी चीप है, तो इससे सिंगापुर भी बेनिफिट ले सकता है और हम भी बेनिफिट ले सकते हैं। तो दोनों के लिए ये विन विन सिचुएशन आपकी प्रपोज की गई है। तो वैसे भी हमारा आत्मनिर्भर भारत का एक इनिशिएटिव चल ही रहा है, जहां पर हम इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाना चाहते हैं फ्यूचर बेस्ड टेक्नोलॉजीज के ऊपर। एंड इसके अलावा हम यहां पर डिफेंस एंड सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव में कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप स्टार्ट कर चुके हैं 2015 में इनके साथ। आर्मी की हमारी बोल्ड कुरुक्षेत्र करके एक एक्सरसाइज होती है इनके साथ, सिम्बेक्स होती है नेवी की, सिंडेक्स होती है एयरफोर्स की। रीजनल बेसिस पे भी हम आपस में बहुत अच्छे वे में कोलैबोरेटिव एफर्ट्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं। अब रिसेंट टाइम में हम रेमिटेंसेस को रियल टाइम बेसिस पे शेयर करने के लिए सिंगापुर का पे नाउ और इंडिया का यूपीआई एक साथ हाथ मिला चुके हैं, यानी एमओयू साइन हो चुका है। एंड साथ के साथ गिफ्ट सिटी और सिंगापुर के अंदर फाइनेंशियल डाटा के एक्सचेंज को लेके भी यहां पर आपकी डिस्कशन चली हुई है। अब देखो यहां पर अगर आप देखें तो स्पेस सेक्टर में हमने इसरो ने सिंगापुर की पहली सैटेलाइट को 2011 में लॉन्च किया था। देन स्मार्ट सिटी मिशन में भी सिंगापुर कॉर्पोरेशन एंटरप्राइजेस बहुत बढ़ चढ़ के हेल्प कर रही है। जैसा मैंने आपको बताया कि इंडियन डायस्पोरा ऑलमोस्ट 9.1% है जो सिंगापुर में कंट्रीब्यूट कर रहा है उनकी डेवलपमेंट में। अब कुछ कंसर्न्स है हमारे, जैसे सिंगापुर में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है आपको चाइना का, तो एक वो हमारे लिए बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है क्योंकि सिंगापुर हेवीली डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर। दूसरी प्रॉब्लम एक एंटी इंडियन सेंटीमेंट सिंगापुर में होते हैं, कहीं ना कहीं वो भी हमारे लिए एक कंसर्न है। मोर ओवर इंडिया के अंदर स्मगलिंग, खासकर गोल्ड की स्मगलिंग के लिए सिंगापुर से जो इंडियन माइग्रेंट्स आते हैं वो मेजरली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो भी एक प्रॉब्लम है हमारे सामने। अब इसके अलावा अगर आप देखें तो बहुत लिमिटेड एक्सेस हमें सिंगापुर मार्केट का मिला हुआ है, जो कि हमारे लिए एक चिंता का विषय है। अब हमारे लिए काम हम क्या कर सकते हैं, तो हम जो एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एग्रीमेंट हुआ है इसको रिव्यू करते हैं एंड इसको और ज़्यादा हम स्ट्रेंथन करते हैं। मतलब हम यहाँ पर फेयर, फ्यूचर रेडी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन के ऊपर फोकस कर सकते हैं। देन हम यहाँ पर डाइवर्सिफाई करते हैं अपनी ट्रेड को कि भाई सिर्फ एक चीज में नहीं, हम मल्टीपल चीजों के ऊपर, हाई वैल्यू एक्सपोर्ट्स के ऊपर फोकस करें। देन कल्चरल टाइज, अगर इंडियन डायस्पोरा है वहां पर हम कर सकते हैं कि भी उनके साथ इंगेज करें। एंड मोर ओवर सिंगापुर के साथ जैसे बुद्धिज्म एक काफी कनेक्टिंग नोड है, तो हम उसके ऊपर फोकस कर सकते हैं। स्किल डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं सिंगापुर के साथ मिलके हम सेमीकंडक्टर, एआई और आईओटी जैसी टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस कर सकते हैं कि इंडिया में कैसे स्किल डेवलपमेंट के अंदर हम फोकस करें। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इन दिस आर्टिकल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट आर्टिकल ऑफ द डे। इसमें इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट है रिपब्लिक डे परेड के लिए इंडिया आ रहे हैं, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब अगेन इंडोनेशिया में हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, इस्लाम कहां से आया? इंडिया से आया। तो इट्स नॉट अ न्यू रिलेशन, हम कहीं ना कहीं बहुत टाइम से इनके साथ कनेक्टेड है। इवन रामायण महाभारत का भी इन्फ्लुएंस इंडोनेशिया के फोक आर्ट में आपको देखने को मिलता है, ड्रामाज में आपको देखने को मिलता है। तो यहां पर कहा जाता है कि भाई देखो, अब हाल फिलहाल में अगर आप बाली यात्रा फेस्टिवल देखें तो बोथ द कंट्रीज इससे कहीं ना कहीं आपका दोनों कंट्रीज के बीच में एक गहरे संबंध देखने को मिलते हैं आपको। अभी रिसेंट टाइम में ही हमने ब्रह्मोस मिसाइल के लिए भी इनके साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं, ऑलमोस्ट डील फाइनलाइज हो चुकी है।
तो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस हम इनको बेचने वाले हैं। देन इन एडिशन टू दिस हमारे लिए इंडोनेशिया वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसका एक की पिलर है ये। मोर ओवर कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप हमने इनके साथ साइन की थी 2018 में, एंड G20 की जो समिट हुई थी इंडिया में, उसमें भी आप ये मान के चलो उससे पहले भी इनकी प्रेजेंसी रही थी। 2023 की हमने होस्ट की थी, तो 2022 की इन्होंने होस्ट की थी। तो वहां पर रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर, इस ऑब्जेक्टिव के साथ ग्लोबल साउथ की कॉपरेशन को आपको यहां पर देखने को मिला। साथ के साथ हम मल्टीपल और ऐसे मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म में एक दूसरे के साथ जुड़े, जैसे इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, ईस्ट एशिया समिट, इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम। तो रीजनल और इंटरनेशनल लेवल पे हम एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। वैसे हमारा बायलैटरल ट्रेड बहुत ज्यादा तो नहीं है, $38 बिलियन का है। इंडोनेशिया वन ऑफ द हमारा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है आसियान कंट्री में से, सबसे बड़ा तो सिंगापुर ही है। अभी अगर हम बात करें आपस में कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एग्रीमेंट अभी साइन होना है, उसकी नेगोशिएशंस चल रही हैं। बट यस, लोकल करेंसी के ट्रेड के लिए हमने आपस में एक MOU साइन किया था 2024 में। इन एडिशन टू दिस हम अगर बात करें, इंडिया ने इंडोनेशिया में काफी अच्छा खासा इन्वेस्ट कर रखा है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टील, एनर्जी, फार्मा, जो कि रफली आपका एक $1200 मिलियन के आसपास है। इनके साथ हम गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज कंडक्ट करते हैं। देन कॉर्पेट करके एक एक्सरसाइज हम परफॉर्म करते हैं। डिफेंस में हम ब्रह्मोस के लिए इनके साथ डील कर रहे हैं, एंड इन एडिशन टू दिस ध्रुवा हेलीकॉप्टर और आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम के लिए भी बातचीत चल रही है। मरीन टाइम सिक्योरिटी में हम एक साथ सागर इनिशिएटिव यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, इस पार्टनरशिप में एक दूसरे के साथ है। तो अगर बात की जाए इंडोनेशिया के मैप की, तो ये कुछ आपका इंडोनेशिया का मैप है। अब यहां पर साउथ चाइना सी में चाइना के साथ इनके जो क्राइसिस चल रहे हैं, तो ये याद रखना। एंड इंडिया का एक बड़ा सेगमेंट आपको यहां पे देखने को मिलता है इनके साथ, मतलब इंडोनेशिया में भी। अब यहां सबसे बड़ी बात आ जाती है कि हमारे सामने चैलेंजेस क्या है। कहते सबसे बड़ी चैलेंज है ट्रेड इम्बैलेंस का। कोल और पाम ऑयल हम यहां से लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा ट्रेड डेफिसिट इनके साथ चल रहा है। चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का अच्छा खासा इन्फ्लुएंस इनके पास भी देखने को मिलता है। इनके साथ हमारे कनेक्टिविटी इतनी ज्यादा नहीं है, डायरेक्ट एयर या सी लिंक बहुत कम है। एंड इवन डिफेंस प्रोक्योरमेंट में भी बहुत टाइम आपको डिले देखने को मिलता है। तो कहते हैं कि क्या फ्यूचर में हम पर्सपेक्टिव में हम क्या सोच सकते हैं, तो कहते हैं आपस में टूरिज्म बढ़ाओ, जिससे पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी बढ़ेगी। मरीन टाइम कनेक्टिविटी को इंश्योर करो, सो दैट आप जैसे आपस में ट्रेड को और ज्यादा बूस्ट कर सके। इकोनॉमिक कॉपरेशन में कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के ऊपर आप फोकस कर सकते हैं। डिफेंस सेक्टर में ठीक है, इंडो पैसिफिक एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्री नेविगेशन हम यहां पर प्रमोट करते हैं। तो इसके लिए अगर हमें कोलैबोरेट करना पड़े आपस में, तो उसके बारे में भी हम सोच सकते हैं। देन फिशरीज दोनों ही एरियाज के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो फिशरी सेक्टर के लिए भी हम एक दूसरे के साथ कॉपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन को प्रमोट कर सकते हैं। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इन दिस आर्टिकल। तो आज की डिस्कशन में इतना ही था। आई होप आपको डिस्कशन अच्छी लगी हो। तो जाने से पहले लाइक बटन जरूर से दबा देना। तो आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद।